स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट में। और आज की कहानी को जल्दी से शुरू करते हैं। और आमतौर पर आपने काफी वीडियोस देखे होंगे जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होते हैं, और ये जो कहानी है वैसे बेसिकली तो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से रिलेटेड है, लेकिन जो ये लोग लोकेशन पर विजिट कर रहे थे ये एक्सपर्ट नहीं थे। कोई अगर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जाता तो बात अलग होती, लेकिन इन्होंने जाके वहां पर काफी बड़ी गलती कर दी और इनकी जान पर बन आई। क्या होता है, स्टार्ट करते हैं स्टोरी में। पारेख है जो उसको बचपन से ही डायरेक्टर बनने का काफी ज्यादा शौक था, और बेसिकली वो एक मध्य प्रदेश के गांव में रहता था। काफी समय से उसका ये मन था कि वो मुंबई जाए और मुंबई जाके कुछ ना कुछ तो करना सीखे, क्योंकि आगे चल के उसके हो सकता काम आ जाए। और मुंबई में जाने का उसका कारण भी था कि मुंबई में जो उसके ताया जी थे रहते थे, और जो ताया जी का बिजनेस था, काम था, वो फिल्म इंडस्ट्री से ही रिलेटेड था। कुछ इक्विपमेंट थे जो वो फिल्म इंडस्ट्रीज और स्टूडियो को प्रोवाइड कराते थे। अब जब धीरे धीरे उसकी स्टडी खत्म होती है, ग्रेजुएशन होती है, तो पारेख जो है वो डिसाइड करता है कि वो मुंबई जाएगा और मुंबई जाके हाथ आजमाएगा फिल्म डायरेक्शन में। हालांकि इतना आसान होता नहीं है कि जाते ही आपको काम मिल जाए, ये चीज उसके दिमाग में थी। लेकिन उसको एक प्लस पॉइंट था कि जो उसके ताऊ जी का बेटा था यानी कि रिकी, उसको भी काफी ज्यादा शौक था फिल्मों में काम करने का, और साथ के साथ ही डायरेक्टर वगैरह की जो फील्ड है वहां पर काम करने का। और अक्सर वो शूटिंग में जाया करता था अपने फादर के साथ, जब वो इक्विपमेंट्स जो है वो प्रोवाइड किया करते थे। अब जो पारेख है अपने भाई और अपने ताऊ से बात करता है और वो पहुंच जाता है मुंबई। आर्थिक स्थिति उनके ताऊ की अच्छी थी, तो पारेख उनके लिए कोई बोझ नहीं था। वो जितना समय चाहे वहां पर रह सकता था, और जो फैमिली के जो रिलेशंस थे काफी अच्छे थे, परिवार था, कोई भी किसी भी तरीके का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। तो पारेख जो है वो काफी हद तक निश्चिंत था कि वो जहां पर भी जा रहा है वहां पर उसे किसी तरीके की तंगी नहीं होगी, और वो अपना टाइम पूरा लेकर सारी प्रोसेस को समझेगा और फिर वो डिसाइड करेगा कि क्या उसके बस की बात है भी है कि नहीं। पारेख के मन में एक बात जरूर होती थी कि वो डायरेक्टर बनेगा, लेकिन डायरेक्टर बनेगा वो हॉरर फिल्म्स का। हॉरर फिल्म्स देखना, हॉरर स्टोरी सुनना उसको काफी अच्छा लगता था, और शुरू से ही वो इस चीज के पीछे पागल था। अब वो मुंबई पहुंच जाता है, और मुंबई पहुंच के जब रिकी से मिलता है, दोनों भाई एक दूसरे से मिलके खुश होते हैं और अपने अपने जो इंटरेस्ट है वो भी शेयर करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि दोनों का इंटरेस्ट जो था वो क्या था कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करना। रिकी का इंटरेस्ट था एक्टर बनना, और पारेख का इंटरेस्ट था डायरेक्टर बनना। अब धीरे धीरे जब ये अपने फादर के साथ जो है रिकी पारेख को भी साथ में लेके जाने लग पड़ा, और पारेख जो है वो धीरे धीरे देखने लग पड़ा कि फिल्म का किस तरीके से काम होता है, कैसे डायरेक्टर बनने की प्रोसीजर होती है, अलग अलग जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं वहां से वो पूछता। धीरे धीरे पारेख को समझ आने लग पड़ा था कि काम है बहुत मुश्किल, लेकिन अगर इस इंडस्ट्री से जुड़े रहेंगे किसी न किसी तरीके से, चाहे वो वेंडरशिप हो या कोई भी हो, तो आगे जाके जो है वो आसानी हो सकती है। तो पारेख जो है वो ये डिसाइड करता है कि यहाँ पर वो एक छोटी मोटी नौकरी करेगा, ताकि जो उसके ताऊ जी पर इस चीज का बोझ ना पड़े कि एक नया जो है वो लड़का उनके घर में रह रहा है और उसका खर्चा उसको करना पड़ रहा है। अब दिन बीत रहे थे, अच्छे बीत रहे थे। रिकी और पारस जो था वो अपने सपनों की ओर आगे बढ़ रहे थे और अच्छे तरीके से काम सीख भी रहे थे, और पारस जो है वो काम अच्छे तरीके से नौकरी कर भी रहा था। अब एक दिन क्या होता है कि इन्होंने किसी जगह पर इक्विपमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने जाना होता है, और वहां पर इनको काफी ज्यादा टाइम हो जाता है। रात का टाइम होता है, और रात के टाइम में पारेख जो होता है वो उसको रिको को कहता है कि भाई मैं थोड़ी सी सिगरेट पी लूं और फिर उसके बाद हम चलते हैं। जब पारेख सिगरेट पीने के लिए साइड पे जाता है, तो बात जो है उसकी फोन पे होने लग पड़ती है घर में, और उसकी वजह से जो अंधेरा है और ज्यादा हो जाता है। अब जो सारा जो एरिया था वो इनके घर के आसपास ही था, ज्यादा दूरी पर था नहीं। रात का समय होता है, तो कभी इन दोनों को इतना डिस्कस करने का टाइम नहीं मिला था कि पारेख को रिकी के साथ कि मुझे हॉरर मूवीज और हॉरर लोकेशन को सर्च करने का बड़ा अच्छा लगता है, और वो मेरी मतलब नीश है, जैसे कि मेरा भी है, लेकिन भाई मैं इतना रिस्क लेता नहीं हूँ। खैर, इन्होंने लिया और इसका जो खामियाजा है इन्होंने भुगता भी। क्या भुगता खामियाजा वो तो स्टोरी में आगे आपको पता लगेगा, लेकिन आप अपना फर्ज तो पूरा कर दीजिए, जो कि वीडियो को लाइक करने का है अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ के साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बढ़ते हैं अब स्टोरी की ओर, और पारेख जो है वो अब बात करने लग पड़ता है रिकी से कि भाई बात ऐसी है कि
डायरेक्टर तो बनूंगा मैं हॉरर मूवीज का, और हॉरर मूवीज में नयापन लेकर आएंगे। वही कोई घिसी पिटी पुरानी इंडियन मूवीज नहीं कि भूत की शक्ल गंदी होती है, ऐसा है वैसा है। और अच्छी से तरीके की जो है वो मैं लोकेशन भी सेट करूंगा। इसी तरीके की बातें हो रही थी, और रिकी कहता है कि भाई हॉरर से याद आया कि कुछ ही दूरी पर ना यहाँ पर आगे एक कंपाउंड है, वो बड़ा सुनसान है। मतलब देखने में ऐसा लगता है कि भाई हॉरर जो जगह है तो वहां पर तो मजा आएगा, और रात का टाइम है तो देखना चाहेगा। अब पारक तो इस चीजों का शौकीन था, वो कहता भाई नेकी और पूछ पूछ, चलो चलते हैं। अब जो ये है अपने घर से थोड़ा सा सेपरेट चलने लग पड़ते हैं उस लोकेशन की तरफ जिसके बारे में रिकी ने इनको बताया था। पारेख और रिकी जब उस लोकेशन पर पहुंचते हैं, जो दीवार है वो काफी ज्यादा ऊंची होती है, और ये उसको जैसे तैसे करके फांदते हैं। अब जब दीवार को फांदते हैं तो रिकी कहता है कि ये देख लोकेशन। जब पारेख उस लोकेशन को देखता है तो वो देख के दंग रह जाता है, क्योंकि वो तो सच में ही कोई हॉरर लोकेशन लग रही थी। कंपाउंड से ज्यादा वो ऐसे था कि जैसे अगर रास्ते में वहां पर उस कंपाउंड में 2-3 कब्रें बना दी जाए तो किसी के रुकने का भी मन ना करे, वो तो सरपट दौड़ पड़े, क्योंकि इस तरीके की लोकेशन, जंगली पेड़ और जो आसपास पंछियों की आवाज थी, वो कुछ जो माहौल है काफी ज्यादा डरावना बना रही थी। अब पारेख इससे पूछता है कि ये जमीन जो है लावारिस है, तो वो कहता है नहीं लावारिस नहीं है, ये डिपार्टमेंट की कोई जमीन है, और यहाँ पर जो है जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह होते हैं ज्यादा नहीं आते, कभी 4-5 घंटे में एक आधा इनका बस जो होता है वो चक्कर लगता है, इसके अलावा नहीं। अब पारेख कहता है कि भाई मतलब सिक्योरिटी गार्ड आता है और अगर उसने हमें देख लिया तो तू मुझे डंडे पड़वाएगा। तो रिकी हंस के कहता है कि भाई कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई चोरी करने वाली कौन सी चीज है। हम यहाँ पर थोड़ी देर सिगरेट पियेंगे और फिर उसके बाद निकल लेंगे। मैंने तो तुझे लोकेशन बतानी थी, जब भी तेरा मन करे मूवी बनाने का, जब तू डायरेक्टर बन जाएगा मुझे हीरो ले लियो और इस लोकेशन पे कोई ना कोई सीन तो शूट करना। अब ये सुन के दोनों जाने हंसने लग पड़ते हैं, और जैसे ही पारक दोबारा सिगरेट का कश लगाता है तो अचानक से उसकी नजर थोड़ी सी दूर एक बिल्डिंग पर पड़ती है। 6 मंजिला बिल्डिंग थी जो बिल्कुल खंडर बनी हुई थी। पारक बोलता है कि भाई वो क्या बिल्डिंग है, देखने में तो खंडर लग रही है। जब उसकी तरफ देखता है रिकी और वो कहता है कि ये लग नहीं रही खंडर, ये खंडर ही है। तो पारक बोलता है कि इसका किस्सा क्या है। रिकी बोलता है कि भाई किस्सा ना ही पूछो तो अच्छा है, क्योंकि जिस लोकेशन पर तुझे मैं लेकर आया हूँ ये हॉन्टेड लगती है बट हॉन्टेड है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा किस्सा हुआ नहीं। और जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी अमूमन 4-5 घंटे में एक चक्कर लगाता है, अकेला ही चक्कर लगाता है, तो कभी ऐसी कोई वारदात ना किसी ने सुनी है ना किसी ने देखी है। लेकिन ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर लोगों ने वारदात होते सुना भी है और वारदात होते देखा भी है। अब जब ये पारेख सुनता है तो उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि मतलब की जगह तो असल में हॉन्टेड है, और पहले तो इसकी हिस्ट्री का पता किया जाए ना कि इस जो जगह की हिस्ट्री क्या थी। अब जो रिकी है वो कहता है कि भाई हिस्ट्री इस जगह की ऐसी है कि काफी समय पहले कुछ दंगे भड़के थे, कम्युनल दंगे भड़के थे, और एक जो भीड़ थी इस बिल्डिंग में आई। उन्होंने इस बिल्डिंग के जो दरवाजे थे वो बाहर से बंद कर दिए और उसके बाद इस बिल्डिंग को आग लगा दी। 100 से ज्यादा लोग रहते थे इस बिल्डिंग में और चीखों पुकार मच गई। कुछ लोग तो जैसे तैसे करके दरवाजे तोड़ के बाहर निकल गए, लेकिन बहुत से लोगों की है जो वो दम घुटने से और जलने से मौत हो गई। उसके बाद से जो ये बिल्डिंग है वो खंडर बनी है, ना किसी ने इसको रेनोवेट कराया और ना ही किसी ने इसके बारे में दोबारा सोचा, क्योंकि बहुत से लोगों को यहाँ पर चीखों पुकार की आवाज आती है और इस बिल्डिंग में कोई होता नहीं है। यानी कि अगर दूसरे शब्दों में कहे तो जो बिल्डिंग है ये भूतवा बिल्डिंग बन चुकी है। अब जब पारक इस बात को सुनता है तो वो कहता है कि भाई असली लोकेशन तो ये है शूट करने की। तो रिकी बोलता है कि भाई ये शूट करने की लोकेशन नहीं है, ये दूर रहने की लोकेशन है, क्योंकि घटनाएं जो हुई हैं वो काफी ज्यादा भयानक हुई हैं। और अगर तू सोच रहा है कि मैं इस बिल्डिंग में चलूं तेरे साथ और तू चले, तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। पारक कहता है कि भाई एक हॉन्टेड लोकेशन पे तू मुझे लेकर आया है और जो असल में हॉन्टेड लोकेशन है बकौल तेरे, वहां पर तू मुझे लेकर नहीं जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है यार। अब तू फट्टू मत बन, डर मत, चल मेरे साथ चल। अब रिकी है वो भी थोड़ा सा सोचता है कि भाई मेरे साथ है तो सही पारक, और ये डर भी नहीं रहा तो ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत बाहर देखेंगे और उसके बाद इसका चाव पूरा भी हो जाएगा तो फिर चल पड़ेंगे।
अब जो ये बिल्डिंग थी ये कंपाउंड से कुछ दूरी पर थी और बिल्डिंग और कंपाउंड के बीच में एक दीवार का जो है वो फासला था। दीवार काफी ऊंची थी, जो दीवार इन्होंने फांदी थी उससे भी ऊंची थी, पर जैसे तैसे करके ये जो दीवार है उसको फांदते हैं और अब वो बिल्डिंग के बैक साइड पे होते हैं। जैसे ही रिकी जो है वो दीवार से नीचे उतर के बिल्डिंग की तरफ देखता है तो उसको फिफ्थ फ्लोर पर जो है कुछ हलचल दिखाई देती है कि जैसे उनकी तरफ देख के कोई पीछे की ओर छुप गया। हालांकि अंधेरा बहुत होता है लेकिन उसको नजर आ जाता है। अब जब रिकी इस चीज को देखता है तो वो डर जाता है, क्योंकि उसको पता था कि इस जगह पे कोई भी इंसान तो आने से रहा, तो जो ये चीज थी 110% ये इंसान तो हो ही नहीं सकती। रिकी तो जो है वो यहीं पे डर जाता है और वो पारे को कहता है कि भाई मैंने कुछ चीज देखी। तो पारे कहता है कि यार डरा मत, मुझे कुछ नहीं है ऐसा, मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आया। लेकिन रिकी कहता है कि भाई मैंने देखी है, तूने इस बिल्डिंग को देख लिया, अब ऐसा करते हैं यहाँ से कट लेते हैं क्योंकि मुझे डर लग रहा है सच में। अब जो पारेख है वो कहता है कि भाई अब यहाँ तक आई गई है तो बिल्डिंग के फ्रंट साइड की तरफ भी तो देख ले, देखते तो हैं कैसी है बिल्डिंग। अब रिकी सोचता है कि चलो ठीक है, इसका चाव पूरा कर देते हैं, फ्रंट साइड पे जाते हैं और कितना ही समय लगेगा। पारक जब फ्रंट साइड पे जाता है उसको पता नहीं क्या होता है, वो कहता है कि भाई हम जाएंगे अब इस बिल्डिंग के अंदर। जैसे ही रिकी ये बात सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो बिल्डिंग थी उसके दरवाजों के आगे अब दीवार खड़ी कर दी गई थी, यानी कि बिल्कुल ही अबेंडन बिल्डिंग थी। दीवार खड़ी करने का मतलब यह है कि यहाँ पर कई सालों से कोई आया ही नहीं होगा। रिकी जब ये सुनता है तो वो कहता है कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, एक तो वहां पर मुझे फिफ्थ फ्लोर में कुछ चीज नजर आई है और ऊपर से तू कह रहा है कि हम जाएंगे इतने अंधेरे में। तो पारक कहता है कि भाई मोबाइल हमारे पास है, टॉर्च जगा के देखते हैं और तेरा फिफ्थ फ्लोर भी देखते हैं जहां पर तुझे कोई चीज नजर आई है, और 110% वहां पर कोई ना कोई नशेड़ी होगा जिसको तूने देख लिया होगा, और देखते हैं और वही हो सकता है कि रात को चीखो पुकार करता हो। रिकी हैरान था कि पारेख को जो है वो हॉरर मूवीज पसंद है, हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है, पर उसे लग रहा था शायद वो उन चीजों पर विश्वास नहीं करता और कहीं ना कहीं उनका जो है मजाक भी बना रहा है। रिकी तो कर देता है साफ मना, वो कहता है कि भाई मैं नहीं जाऊंगा और ना ही मैं तुझे जाने दूंगा। अब थोड़ी देर इनकी बहस होने लग पड़ती है, बहस करते 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 फिर ये एक कंक्लूजन पर निकलते हैं कि भाई ठीक है जाएंगे, लेकिन हम ज्यादा रुकेंगे नहीं और जल्दी से हम नीचे आ जाएंगे। पार्क जो है वो दीवार फांदता है, रिकी भी उसके पीछे चल देता है। दीवार ये काफी ऊंची होती नहीं है, कुछ अमूमन 6 या 7 फुट की होती है। अब पार्क जब जैसे ही अंदर एंटर करता है उस बिल्डिंग के, उसको कुछ ना कुछ ऐसा महसूस होने लग पड़ता है कि शायद वो वहां पर आकर गलती कर रहा है। सेम थिंग थी वो रिकी के साथ भी हो रही थी और उसको भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमें आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अब वो अंदर एंटर कर चुके थे, अब वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगते हैं जहां पर वो उनको लगता है कि कोई था। जैसे जैसे वो फ्लोर ऊपर चढ़ते जा रहे थे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, वैसे वैसे उनको कुछ दबाव महसूस हो रहा था और उनको आसपास का जो वातावरण था वो काफी ज्यादा बदलता हुआ नजर आ रहा था। अमूमन जो दिन चल रहे थे मुंबई में वो थे ह्यूमस के दिन, गर्मी थी, लेकिन जैसे जैसे वो बिल्डिंग के ऊपर की तरफ जा रहे थे उनको ऐसा लग रहा था कि शायद वो काफी ठंडी जगह में आ गए हैं और जो ये निशानी होती है कि यहाँ पर कोई ना कोई एंटिटी तो है। और इस घर में तो, इस बिल्डिंग में तो काफी ज्यादा लोग मारे गए थे, वो भी नेचुरल डेथ नहीं, एक साथ कोई जलकर या कोई दम घुटने से। अब पारक जैसे तैसे करके फिफ्थ फ्लोर में पहुंचता है और वो रूम ढूंढने लग पड़ता है जहां से रिकी को कुछ नजर आता है। जैसे ही वो फिफ्थ फ्लोर पर एंटर करता है उसको एक ऊंची सी चीख, किसी लड़की की दर्दनाक चीख ऊंची सी स्वागत करती है दोनों का। ये सुन के तो जो रिकी है उसकी टांगे कांपने लग पड़ती हैं। पारक भी दंग रह जाता है कि ज्यादा से ज्यादा उसने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पर नशेड़ी होगा, लेकिन यहाँ पर एक लड़की है और इतनी गंदी और इतनी डरावनी चीख मारी है, उसको अपनी सारी हॉरर मूवी से याद आ गई जहां पर वो चीखें सुना करता था। लेकिन वो डर कर भागने के बजाय उस चीख की ओर चलने लग पड़ता है, जैसे किसी तरीके का उस पर वशीकरण हो गया हो। रिकी जो है उसको पीछे से बाजू पकड़ता है, लेकिन वो बाजू ऐसे छुड़ाता है कि जैसे रिकी कोई उसका दुश्मन हो और वो कमरे की तरफ जाने लग पड़ता है। अब रिकी जो है कहीं ना कहीं पारेख उसकी जिम्मेवारी तो थी,
तो रिकी भी जैसे तैसे करके उसके पीछे जा रहा होता है और उसको साथ ही साथ कह रहा होता है कि भाई वापस मुड़ जा, मुझे कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा। और जैसे ही वो कमरे में जाते हैं जहां से उस चीख की आवाज आ रही थी, मोबाइल से रोशनी करते हैं तो एक लड़की थी जो उनकी तरफ पीठ खड़ी करके बैठी हुई थी और रो रही थी। उसी की थी ये चीख, और वो कह रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे इस बिल्डिंग से बाहर निकालो। पारेख जो है वो देखता है कि एक लड़की बैठी है और रिकी की तरफ देख के कहता है कि यार इसकी मदद करनी चाहिए। और रिकी कहता है कि भाई मदद करने से पहले ये तो सोच कि ये यहाँ पर आई कैसे, और इस समय रात के 10-11 बज रहे हैं और यहाँ पर ये अकेली इतने अंधेरे में क्या कर रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है, चुप करके हम ऐसे करते हैं, धीरे धीरे से यहाँ से निकल लेते हैं, लेकिन नहीं तो कोई लफड़ा हो जाएगा। पारे कहता है कि भाई इसकी मदद करनी चाहिए, छोटी सी बच्ची है, 10-11 साल की बच्ची लग रही है, पता नहीं यहाँ पर क्या होगी, हो सकता है अनाथ हो, और जैसे तैसे करके इस बिल्डिंग में आ गई हो और अब रात को अंधेरे में ये डर रही है। नियत जो थी पारेख की काफी अच्छी थी, लेकिन उसकी किस्मत उसकी नियत से अच्छी नहीं थी, क्योंकि जैसे ही अब जो पारेख है उसकी तरफ बढ़ना शुरू करता है, वैसे ही वो लड़की और ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देती है। अब जो पारेख है वो उस लड़की के कंधे पर हाथ रखता है और उसको कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ, डरने की जरूरत नहीं, हम आ गए हैं। जैसे ही वो उसके कंधे पर हाथ रख के ये बात बोलता है तो लड़की की जो रुदन है वो सिसकियों में बदलता है और धीरे 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 वो मुंह उसकी तरफ करती है। लेकिन ये क्या, जैसे ही वो मुंह उसकी तरफ करती है तो पारेख तो उस जगह पे बुत ही बना रह जाता है, क्योंकि उसका जो चेहरा था बिल्कुल पूरी तरह जला हुआ था और उसका जो मांस था वो पिघल कर नीचे गिर रहा था, जैसे कोई आग में जल रहा हो, और उसकी हड्डियां बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। यही हाल उसके बाकी शरीर का भी लग रहा था। पारेख की तो डर के मारे चीखने निकली, लेकिन रिकी जो था वो बस अब उल्टे पांव बस भागता है और नीचे की तरफ बिना ये सोचे कि पारेख का क्या होगा भागे जाता है, ऊंची ऊंची चीखें मारता है, क्योंकि जो नजारा पारेख ने देखा था वही नजारा रिकी ने भी देखा था। अब पारेख का क्या होगा, क्योंकि रिकी तो जो है वो भाग गया, लेकिन पारेख तो उस प्रेत के जाल में फंस चुका था। वो लड़की उसकी तरफ देख के फिर ऊंची ऊंची रोने लग पड़ती है, लेकिन पारेख को कुछ सेकंड बाद एकदम होश आती है और वो एकदम पीछे गिरता है और हाथ जोड़ने लग पड़ता है कि मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। अब इस समय पर जो सबके साथ होता है वो भी पारेख के साथ हुआ, यानी कि उसको भी भगवान याद आने लग पड़ा और वो ऊंची ऊंची बाबा भोलेनाथ का नाम लेने लग पड़ा। मध्य प्रदेश से बिलोंग करता था तो आमतौर पर यह होता है कि हम जहाँ पर से भी बिलोंग करते हैं और वहाँ पर जो जो बहुत बड़ा एक नाम होता है उस लोकेलिटी का, वहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट होती है। तो पारेख जो है वो नाम ले रहा था महाकाल का कि जय महाकाल रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। कुछ ही देर में जो पारेख का ये प्रार्थना थी काम करने लग पड़ी और जो लड़की थी वो रो तो रही थी लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रही थी। ये देख के पारेख जो है वो अपने आप को संभालता है और वो नीचे जाने लग पड़ता है, लेकिन उसको याद आता है कि रिकी भी तो मेरे साथ था। पारेख रिकी को ऐसे छोड़ नहीं सकता था और वो ये चीज की परवाह किए बिना कि हो सकता है कि वो लड़की इसके पीछे आए, वो पहले कमरों में जाने लग पड़ता है जो उसके आसपास कमरे होते हैं। लेकिन अब वहां उसको अजीब सी आवाजें सुनाई देने लग पड़ती हैं और वो इन आवाजों की परवाह किए बिना सिर्फ उसके बाद दिमाग में एक बात होती है कि मैंने अपने भाई को ढूंढना है। ऐसे ही करते करते वो ऊंची ऊंची आवाज करते करते नीचे जाता रहता है और एक पॉइंट पे आकर उसको बाहर से आवाज आती है कि भाई जल्दी से नीचे आ जा, मैं नीचे हूँ। अब पारेख को जो इस चीज की तसल्ली थी कि मेरा भाई जो है वो नीचे जा चुका है, तो वो जल्दी से नीचे भागता है। नीचे भागकर जब वो दोनों मिलते हैं तो वो बिल्डिंग को बिना देखे हुए सरपट वहीं पर भागना शुरू कर देते हैं जहां से उन्होंने दीवार फांदी थी। अब जब वो दीवार पर ऊपर चढ़ते हैं तो नीचे छलांग मारने से पहले देखते हैं उस बिल्डिंग की ओर ही और उसी फ्लोर की ओर, और वहां पर एक परछाई जो पहले भी रिकी को नजर आई थी अब भी वैसे ही नजर आ रही है, लेकिन अब वहां पर बिल्डिंग पर ऊंची ऊंची किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी और वो निश्चित ही वही आवाज थी जो पारेख ने जिसको थोड़ी देर पहले मिला था।
अब जैसे तैसे करके हाँफते हुए भागते हुए दोनों घर की ओर पहुंचते हैं और घर में जाके किसी से ज़्यादा कोई बात नहीं करते, क्योंकि 12-1 बज चुके थे। और आमतौर पे मुंबई की जो लाइफ है वहाँ पर 12-1 जो है बड़ा कॉमन होता है, तो उनके पेरेंट्स सो चुके थे। उनको पता है कि कई बार बच्चे लेट हो जाते हैं। दोनों अपने रूम में जाते हैं और एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, और रिकी जो है थोड़ी सी अपोलॉजी फील करता है कि भाई सॉरी, मैं तुझे छोड़कर भाग गया, लेकिन उस शक्ल को देख के मेरे जो है बर्दाश्त शक्ति खत्म हो चुकी थी और मुझे कुछ सूझा नहीं। तो पारे कहता है भाई कोई बात नहीं, अगर मेरी सेंसेस तब काम कर रही होती तो शायद मैं भी वही करता, लेकिन आज के बाद कभी भी हम उस बिल्डिंग और उस कंपाउंड के आसपास से भी नहीं गुजरेंगे। और जो ये हॉरर मूवीज बनाने का आइडिया है वो भी यहाँ पर रफा दफा करते हैं कि भाई जो आज मैंने देख लिया है, आज के बाद अगर मैं ये हॉरर मूवी बनाने के बारे में सोचूंगा तो मेरे हमेशा दिमाग में वही तस्वीर नजर आएगी जो मैंने आज देख ली है, और कहीं ना कहीं ये चीज मुझे पागल ना कर दे। इस घटना को कुछ साल बीत चुके हैं। पारेख अभी भी जो है वो जॉब कर रहा है। धीरे धीरे करके जो उसका फिल्म में जाने का, डायरेक्ट करने का सपना पूरा हो रहा है। रिकी भी अपने सपनों को जो है वो छूने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज भी जब भी वो उस बिल्डिंग के बारे में, उस लड़की के बारे में, उन चीखों के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि ये इतनी बड़ी बेवकूफ़ी थी जो हमने की, और अब इसके बारे में हम करना तो दूर, हम उस बिल्डिंग और उस कंपाउंड के बारे में बात करना भी मुनासिब नहीं समझेंगे। आमतौर पे जब 2-4 दोस्त जो होते हैं इकट्ठे होते हैं तो शरारत उनको सूझती है और वो कुछ ऐसे काम कर देते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए। जब भी आप अब झुंड बना के जो है वो कभी घूमने जाएं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस जगह के बारे में आपने सुना हो कि यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो जाती हैं, वहां से दूर रहिए, क्योंकि पारेख और रिकी की किस्मत तो काफी अच्छी थी, वो बच गए, लेकिन आपकी किस्मत अच्छी हो ऐसा हरगिज जरूरी नहीं।